चटैन रजत का हाले दिल अक्षरा के सामने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी डिमांड पर मैंने आपको एक बोनस चैप्टर दिया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज देकर स्टोरी को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वही अगस्त भी अक्षरा के सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ था, इसलिए फोटोज और वीडियो डाउनलोड होने के तुरंत बाद ही अगस्त के पास नोटिफिकेशन आ जाता है। अगस्त जब वह वीडियो और फोटोज चेक करता है तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि एक फोटो में अक्षरा और रजत फेरे ले रहे थे, एक में एक दूसरे को जयमाला पहन रहे थे, दूसरे फोटो में रजत अक्षरा की मांग में सिंदूर भर रहा था और चौथ फोटो में रजत अक्षर को मंगलसूत्र पहना रहा था। और वीडियो उनकी पूरी शादी का था, जयमाला से लेकर मंगलसूत्र पहने तक। चारों तरफ रजत ओबरॉय और अक्षरा प्रताप की शादी की न्यूज़ वायरल हो जाती है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस न्यूज़ को रिपीट करके दिखाया जा रहा था, क्योंकि दोनों ही फैमिली वर्ल्ड की फेमस फैमिली में से एक थी। वही अगस्त के घर पर जब से सब लोगों को पता चला था कि अक्षरा ने अपने बेस्ट फ्रेंड रजत से शादी कर ली है, तब से सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। सबको यही लगा था कि थोड़े बहुत दिन नाटक करने के बाद अक्षरा वापस अगस्त की जिंदगी में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कल के अक्षरा ने अपना जीवन साथी ही बदल लिया था। वहीं अगस्त की दादी अक्षरा और रजत की शादी की फोटो को देख रही थी, उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह फोटो को देखकर कहती है, मैं हमेशा चाहा था अक्षरा हमेशा मेरे अगस्त की दुल्हन बनके रहे, लेकिन अगस्त उसे कभी संजोकर नहीं रख पाया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त पर पागलपन सवार होने लगा था, उसे हर हालत में अक्षरा अपने पास चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन अगस्त भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, उसे हर कीमत पर अक्षरा चाहिए थी। इसलिए वह अपने एक आदमी को फोन करता है और अक्षरा को किडनैप करने के लिए बोल देता है और सामने अक्षरा की फोटो को देखते हुए कहता है, हम आपको अपनी जिंदगी में शामिल करके रहेंगे अक्षरा, क्योंकि तुम पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अगस्त्य का हक है। आप किसी और को अपने जीवन में शामिल तो बिल्कुल नहीं कर सकती। जब हम आपसे प्यार नहीं करते थे तब आप हमारे आगे पीछे घूमती थी, और जब अब हम आपसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं तो आपने किसी और को अपना जीवन साथी बना लिया। ये तो हम नहीं होने देंगे और किसी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि अक्षरा सिर्फ और सिर्फ अगस्त की है और अगस्त की ही रहेगी। अगस्त अपने पागलपन में सही हो गलत की परिभाषा ही भूल चुका था। अब उसे किसी भी कीमत पर अक्षरा चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो अब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हम अगस्त का पागलपन देख चुके हैं, लेकिन अभी रजत का पागलपन देखना बाकी है, क्योंकि भाई वह हमारा हीरो है, तो उसका पागलपन अगस्त से 4 कदम आगे ही होगा। दूसरी तरफ रजत और अक्षरा अपने कमरे में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। अक्षरा रजत के सीने पर अपना कर रखे हुए लेती थी और रजत से कहती है, रजत एक बात पूछे? एक नहीं तुम तो पूछो, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ था? मतलब तुम्हें मुझसे प्यार का एहसास कब हुआ था? अक्षरा की बात सुनकर रजत मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं बचपन से तुम्हें अपनी दुल्हन बनना चाहता था। तुम्हें याद है एक बार हम दूल्हा दुल्हन खेल रहे थे और तुमने मुझसे कहा था कि जब भी तुम लोग दूल्हा दुल्हन खेलोगे तुम्हारी दुल्हन मैं ही बनूंगी। तब से मेरे दिल में सिर्फ यही था कि चाहे मैं छोटा हूँ तब भी और बड़ा हो जाऊंगा तब भी मेरी दुल्हन सिर्फ तुम ही बनोगी। और यह बात मैंने अपने दिल दिमाग आत्मा में बिठा दी थी, और शायद बचपन से ही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए तुम्हारी जायज नाजायज हर बात मानता था। अच्छा रजत की तरफ देखकर कहती है, और जब मैं तुमसे अगस्त के बारे में बात की थी तब टूट गया था मैं अंदर से। अच्छा ऐसा लगा किसी ने मेरी जिससे मेरी आत्मा को निकाल कर फेंक दिया हो। मैं तुम्हारे आगे जरूर मुस्कुरा देता था, लेकिन अकेले मेरे दिल का दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता था। मैं भगवान से हर पल हर लम्हा तुम्हें मांगा था, लेकिन शायद उन्होंने तुम्हें अगस्त की जिंदगी में लिख दिया था। फिर जब अगस्त की शादी पूर्वी से होने वाली थी और मुझे ये पता चला तो मुझे खुशी हुई कि चलो तुम समझ जाओगी, लेकिन जब पूर्वी मंडप से भाग गई और तुम उसकी जगह मंडप में बैठ ये बात जब मुझे पता चली तो तुम नहीं जानती, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। दूसरा, मैं चाहता तो तुम्हें उसे वक्त भी पा सकता था, तो मैं ले जाता वहां से और कोई मुझे रोक नहीं पाता, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे खुशी की, तुम्हारे सपनों की इज्जत करता था। तुम 18 साल की थी जब से तुम अगस्त के लिए पागल हो गई थी, और मैं 8 साल का था जब से तुम्हारे पीछे पागल हुआ था। मेरा सिर्फ एक ही सपना था, मैं खुश देखना, उसके लिए मैंने अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया था। एक दिन मैं अगस्त से मिलने के लिए उसके घर गया था। जब मैं तुम्हें देखा तुम हाल में पोछा लगा रही थी, तुम्हारी वह हालत देखकर मेरे दिल को, मेरे दिमाग को इतना बड़ा झटका लगा था कि मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे समुद्र में फेंक दिया था और मुझे सांस नहीं आ रही थी। तुम्हारी वह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। फिर मैं वहां काम कर रहे नौकरों से पता किया तो पता
चला उसे घर के सारे लोग तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे और तुम सब कुछ चुपचाप सहते थे क्योंकि तुम अगस्त के सच्चा प्यार करती थी। सात्विक भाई का फोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। जब हम सब लोग अस्पताल पहुंचे तो वह अगस्त की फैमिली में से कोई भी नहीं था, सिर्फ माँ पापा और 7 भाई थे। जब मैं तुम्हारी वह हालत देखी तो सच कहूँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तुम्हारे पूरे जिस्म पर चोटों के निशान थे, तुम्हारा वह हमेशा चमकता हुआ चेहरा में छा गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अगस्त को अभी के अभी जान से मार दूं, तुम्हें मार देता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जब तुम्हें होश आएगा और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्त ने अगस्त को मार दिया है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। बस यही सब सोकर जान मैं चुप रह गया। जब मैं अगस्त को पार्टी में फंक्शंस में देखा था ना तो मेरा खून खौल जाता था, लगता था अभी के अभी जाकर इसके 2 झापड़ मार के कहूं कि तेरी बीवी वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और दुनिया करता घूम रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक कर रहा है, उनके साथ बाहर जा रहा है, लेकिन मेरे पास ही अधिकार नहीं था। 3 साल ऐसे ही बीत गए, ऐसा कोई दिन नहीं गया था अक्षरा जब मैं तुमसे मिलने के लिए अस्पताल नहीं आया था। दिन में माँ पापा सात्विक भाई सब लोग तुम्हारे पास रहते थे, लेकिन रात को सिर्फ मैं तुम्हारे पास रहता था। पूरी रात तुम्हें देखते देखते गुजार देता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि जल्द से जल्द मेरी अक्षरा को ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने भी मेरी पुकार सुनने में 3 साल लगा दिए। एक दिन मुझे बातों ही बातों में पता चला कि दोस्त के भाई ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बस उसी दिन मेरा सब जवाब दे गया। ये बात तब की है जब तुम्हें होश आ गया था और सात्विक भाई अगस्त को सच्चाई बताकर आए थे। बस उसे दिन से अगस्त का भाई नए शहर में है, नीचे देश में और नीचे दुनिया में। अच्छा, एक झटके में उठकर बैठ जाती है और रजत की तरफ देखती है। रजत उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, हाँ जान मार दिया मैंने उसे, उसने अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की कोशिश की थी, तुम्हें अपवित्र करने की कोशिश की थी और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मैं जानता था उसके मरने से, जीने से, उसके होने से न होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार दिया उसे। अक्षरा हैरानी भरी आंखों से रजत को देख रही थी। रजत उसकी दोनों आंखों को प्यार से चूम लेता है और कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब अगर अगस्त्य उसकी फैमिली में से किसी ने तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखा न, इसलिए जान ऐसी मौत मारूंगा कि दुनिया की रूह कहाँ जाएगी उनकी मौत देखकर। यह वादा है मेरा, तुम नहीं जानती पागल हूँ मैं तुम्हारे लिए। आज तक वह सब बर्दाश्त किया क्योंकि उसमें तुम्हारी खुशी थी, लेकिन आज तुम मेरी हो, मेरी पत्नी, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। और मेरी दुनिया को अगर कुछ छेड़ने की कोशिश करेगा या उसकी तरफ अपनी गंदी नजर से भी देखेगा ना, तो उसके अंदर से उसकी सांसों कर लूंगा मैं। अचानक से अक्षरा रजत के गले लग जाती है और कहती है, इतना प्यार करती हो मुझे तो मुझे रोक क्यों नहीं था उसे वक्त। अगर मुझे उसे वक्त रोक लेते तो शायद हम दोनों की जिंदगी आज कुछ और होती। रजत, रोका था मैंने तुम्हें, बहुत मिनट की थी तुमसे, लेकिन तुमने क्या किया था? तुमने दोस्ती तोड़ ली, मुझसे बात करना बंद कर दिया, फोन करना बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मैं कैसे जिया हूँ 5 साल में तुम्हें बता भी नहीं सकता, वह दिखा भी नहीं सकता। अक्षरा रजत के सीने से लगकर रोने लगती है। रजत अक्षरा का चेहरा अपने सीने से निकाल कर ऊपर करता है और उसके गालों को भारी बड़ी चूम कर कहता है, पहले की बात अलग थी, लेकिन आप अब सिर्फ अक्षर रजत की है और रजत सिर्फ अक्षरा का। और हाँ, मेरे प्यार की, मेरे पागलपन की, मेरे जुनून की आदत डाल दो तुम, क्योंकि अब तुम्हें ये हर रोज देखने को मिलेगा। अक्षरा अचानक से रजत के लिबों को अपने लिबों में कैद कर लेती है और बहुत ही सॉफ्टली रजत की होठों को पीने लगते हैं। ऐसा लग रहा था 5 साल की तड़प और मोहब्बत को आज वह रजत के ऊपर लुटा देगी। रजत भी अब अक्षरा को अपने आगोश में भर लेता है और उसके साथ मैंने प्यार की दुनिया में खोने लगता है। रजत धीरे धीरे अक्षरा को बेड पर लेटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके होठों को शिद्दत पीने लगता है और अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहलाने लगता है। तभी रजत का फोन बजने लगता है। रजत अक्षरा के ऊपर से हट के फोन उठाने लगता है। वही अच्छा गजब की हालत देखकर हंसने लगती है और बेड पर लेटकर अपना पेट पकड़ लेती है। वहीं अब रजत हुई चढ़ जाता है और जो फोन पर था उसे कहता है, अगर तुम्हारा काम मुझे जरूरी नहीं लगना तो मैं तुम्हें कहाँ फेंकूंगा ले जाकर, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा, इसलिए कह रहा हूँ जो कहना है सोच समझ कर कहना, वरना कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। अपने बॉस की धमकी सुनकर रजत का सेक्रेटरी डर जाता है और कहता है, सर हमारी ऑस्ट्रेलिया वाली ब्रांच में हमारी सीक्रेट को किसी ने रिवील कर दिया है, जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया जाना होगा सक्षम। और भी बातें रजत से करता है। रजत करता है, ठीक है जेंट रेडी करो, 1 घंटे बाद निकलेंगे। रजत अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलोगे? अच्छा, हमें अपनी गर्दन हिला देती हूँ, ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं माँ और पापा को बात कर आता हूँ। और हाँ, कपड़े वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, वह सब हम वहीं ले लेंगे और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ।
रजत नीचे जाकर अपने माँ पापा को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बात बताता है तो रजत की मॉम रहती है अक्षर को भी अपने साथ लेकर जाओ, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हें वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। रजत ठाकुर अपने पापा से बात करने लगता है, तभी अच्छा भी तैयार होकर आ जाती है और वह दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर वह लोग वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। यही अगस्त को लग रहा था कि रजत अकेला ही ऑस्ट्रेलिया जाएगा और अक्षरा यहाँ इंडिया रह जाएगी। फिर वह अक्षरा को अपनी जिंदगी में कैसे भी करके शामिल कर ही लगा, लेकिन अगस्त के भूल गया था वह रजत ओबरॉय है। उड़ती चिड़िया के पर गिरना उसकी आदत है और रजत समझ चुका था ये सब कुछ अगस्त का किया धरा है, इसीलिए अक्षरा को अपने साथ लेकर गया था। रजत अगस्त्य को कोई मौका नहीं देना चाहता था जिससे वह अक्षरा को रजत से अलग कर सके, क्योंकि एक बार रजत अक्षरा को खो चुका था, अब दोबारा नहीं हो सकता था, इसीलिए वह 4 कदम आगे की सोचकर काम करता था। रजत और अक्षरा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से सीधा रजत के प्राइवेट जेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर देते हैं। जब दोनों अंदर जेट में जाकर बैठते हैं तो उसे देखकर अच्छा बहुत खुश हो जाती है। रजत का हाथ पकड़कर कहती है, ना मुझे भी दिखा दो रूम कौन सा है, मैं जाकर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना है। रजत हाँ बोलकर अक्षरा को उसका कमरा दिखा देता है और खुद बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से बात करने लगता है। सक्षम रजत को पूरी अपडेट दे रहा था और यह भी बता रहा था कि अगस्त में कुछ आदमियों को हायर किया था अक्षरा का किडनैप करने के लिए। रजत देवल स्माइल के साथ कहता है, उसे जो करना है उसे करने दो, लेकिन हाँ उसकी पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रजत की धमकी सुनकर सक्षम डर जाता है और हाँ बस बोलकर दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगता है। अगस्त को नहीं पता था कि उसका ही कोई आदमी रजत से मिला हुआ था और अगस्त की हर एक खबर रजत तक पहुंचा रहा था। रजत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह था, वह इसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती। जी बिजनेस टाइकून को वह लोग घूमने की कोशिश कर रहे थे, वह आज तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द रजत अगस्त को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि पहले रजत सिर्फ अक्षरा की वजह से अगस्त को छोड़ देता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। 18 रीबर्थ ऑफ माई वाइफ सेशन 2 रूही से अलग करता है और रूही को पैसे खुद से दूर हाँक देता है, जैसे वह कोई गंदी चीज है जिसे छू लेने भर से राहुल गंदा हो जाएगा और कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला जाता है। वहां बेड के ऊपर एक बहुत बड़ी एक लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उसे तस्वीर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो मेरा, मैं उसे खीसे गिन गिन कर बदला लूंगा, तुम्हारी हर एक चीज का, तुम्हारे हर एक दर्द का उसे हिसाब देना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता राजपूत फैमिली में से कभी भी किसी को मुझ पर शक हो, लेकिन इस लड़की को तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, इसका ये हाल करूंगा कि यह अपनी बहुत की ठीक मांगेगा, लेकिन इसे मौत भी नसीब न होगी। तभी वह किसी को कॉल करके ऊपर बुलाता है। एक गार्ड कर सर झुकाकर राहुल के सामने खड़ा हो जाता है। राहुल उसे गार्ड से कहता है, कमरे में एक लड़की पड़ी है, उसे लेकर वापस इंदौर चलो, और हाँ मेरे पहुंचने से पहले ये लड़की इंदौर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, गार्ड बोलकर उसे कमरे की तरफ चला जाता है और राहुल यहाँ से बाहर चला जाता है। जब ये गार्ड कमरे में पहुंचता है तो रूही को बिना कपड़ों के देखकर उसका भी ईमान डोल जाता है। वो राही को उठाकर बैग पर पटक देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब तो रूही को कुछ महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह बेहोश में थी कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। तभी उसे गार्ड को ढूंढता हुआ उसका एक साथी आता है और वह भी रूही के साथ इंटीमेट होता है। फिर वह दोनों रूही को ऐसे ही बिना कपड़ों के ले जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक देते हैं और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। वही गार्ड्स के जाने के थोड़ी देर बाद राहुल अपार्टमेंट पर वापस आता है और वहां से पूरा फ्लैट खाली करके हर एक सामान को नीचे लाकर जला देता है। वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं रखना जैसे कभी कोई उसे ढूंढ पाए, और फिर उसे फ्लैट में आग लगाकर वहां से चला जाता है। वही चाहत थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब से रूही को इस घर से निकला था रूही का कुछ पता नहीं चल रहा था और नहीं चाहत के टीम मेंबर्स रूही का पता लगा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था गेट से बाहर जाने के बाद रूही अचानक गायब हो गई। कहाँ गई, किसके साथ गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी चाहत निहार से कहती है, निहार भले ही रूही कैसी भी थी, उसके साथ जो भी हुआ, लेकिन हमें ये तो पता करना होगा ना कि वह कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है। अपने हाथ चाहत की तरफ देखा है और कहता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने उसके साथ वह सब कुछ किया, जब तुम सब कुछ कर कर उसे यहाँ से बाहर निकल ही चुकी हो, तो अब ये हमदर्दी किस बात की है। निहार की बातें चाहत के दिल पर बहुत बुरी तरह से चुभी थी, लेकिन वह कुछ नहीं रहती। निहार की तरफ देखकर कहती है, मेरी गलती है, थैंक यू मुझे मेरी गलती का एहसास करने के लिए, और कमरे से बाहर चली जाती है। अब जाकर निहार को एहसास होता है कि उसने चाहत से क्या कह दिया और किस लहजे में कह दिया। निहार चाहत के पीछे जाना चाहता था, तभी निहार के फोन पर
एक कॉल आता है, उससे बात करने से चक्कर में चाहत के पास जाना भूल जाता है। वही चाहत गार्डन में बैठी आसमान को देख रही थी और फिर आसमान में देखते हुए कहती है, आपको पता है मम्मी पापा, मैं ना उससे भी प्यार करती हूँ या जिस उम्मीदें रखती हूँ वही इंसान ना तो मेरे प्यार को समझता है और ना ही मेरी उम्मीदों को। आज के बाद मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगी। मेरा जो फर्ज है वह मैं निभा दूंगी। मम्मी पापा, आप क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? अगर आज आप जिंदा होते ना तो आपकी चाहत ऐसी नहीं होती। शायद वह भी और लड़कियों की तरह अपनी जिंदगी जीती, अपनी नखरे आपसे उठाती, अपनी हर बात आप लोगों से मनवाती। लेकिन शायद भगवान जी को मुझ मासूम पर दया नहीं आई, जो मुझसे पहले भी मेरे मन पापा को छीन लिया था। बट इस जन्म में भी अगर उन्हें मुझे वापस भेजना ही था तो थोड़ा और पीछे भेज देते तो मैं आप दोनों को भी तो बचा लेती। कम से कम मेरे पास आप दोनों तो होते मेरा दर्द बांटने के लिए। अभी कोई चाहत के कंधे पर हाथ रखता है। चाहत जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे विधि खड़ी थी। इतने दिनों बाद विधि को देखकर चाहत की आंखें नम हो जाती है। तभी विधि चाहत से कहती है, क्या हुआ भाभी, आप रोक क्यों रही हो? क्योंकि मेरे पास मेरा दर्द बांटने के लिए मुझे माँ पापा नहीं है ना, इसलिए। विधि चाहत के पास बैठ जाती है और कहती है, हर बार हमारे मन का हो जाए ये भी तो जरूरी नहीं है। चाहत विधि की तरफ देखकर कहती है, विधि मैं आपसे कुछ कहूँ, आप मेरी बात मानेगी? विधि रहती है तो चाहत विधि का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहती है, अपनी आगे की स्टडी करने के लिए लंदन चली जाओ। विधि हैरानी से चाहत को देखते हैं तो चाहत रहती है, किसी ने तुम्हारी भलाई है, तुम जिस परछाई के पीछे भाग रही हो ना विधि, वह परछाई तुम्हारी नहीं है, वह परछाई तो किसी और की है और उसे परछाई के पीछे तुम अपना आज और आने वाला कल खराब कर दो। इसीलिए बोल रही हूँ, अपने कदमों को यहीं रोककर उससे दूर हो जाओ तो शायद तुम्हें तुम्हारी सच्ची मोहब्बत मिल जाए। विधि चाहत की तरफ देखकर कहती है, आपको कैसे पता चला? चाहत, तुम्हारी हरकतें, हर समय उनके आगे पीछे घूमना, उनके हर एक काम करना। कॉल किया मैंने, इस चीज़ पर एक बात कहूंगी, कभी उससे शादी मत करना जिससे तुम प्यार करती हो, हमेशा उससे शादी करना जो तुमसे प्यार करता है, तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब देखो, परी दीदी ने किसी और से प्यार किया लेकिन उसने उन्हें धोखा दिया, और जो परी दीदी से प्यार करता था उन्होंने उन्हें बचाया, अभी उन्हें इज्जत मान सम्मान सब कुछ देकर शादी करके अपने साथ ले गए। चाहत का हाथ काम कर कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ भाभी, अब मैं उसे परछाई के पीछे कभी नहीं भागूंगी आज के बाद। विधि, सिर्फ अपने लिए जिए और आप चाहती हो ना कि मैं लंदन जाऊं तो मैं जाऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं घर में सबसे बात करूंगी। चाहत मुस्कुराकर विधि को अपने गले लगा लेती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, भगवान जी बस जल्द से जल्द सही सलामत विधि लंदन पहुंच जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। फिर विधि और चाहत गार्डन में से अंदर आ जाती है, यदि अपने कमरे में चली जाती है। चाहत हाल में बैठकर अपने कमरे की तरफ देखने लगती है। चाहत को कमरे से आए थे हमको बीत गए थे, लेकिन निहार एक भाभी चाहत के पास नहीं आया था। यही बात चाहत को बहुत दर्द दे रही थी, लेकिन मैं वही सोफे पर लेट जाती है। सुबह से शाम तक की थकान, पूरे घर का काम, सब कुछ करते उसे कब गहरी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। चाहत को देख लेती है और ऊपर कमरे की तरफ देखकर कहती है, झगड़े में इंसान अपने पति को बाहर करता है, ये तो खुद ही कमरे से बाहर आ गई। फिर नाम अपनी गर्दन हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। वही रात के 2 बजे थे, लेकिन अभी तक चाहत कमरे में नहीं आई थी और अपने निहार ने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया था कि चाहत अभी तक कमरे में नहीं आई है। जब निहार का काम खत्म होता है और निहार बेड की तरफ देखा है तो बेड बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था और उसका कोई भी नेता तब जाकर निहार को एहसास होता है, जब वह घड़ी की तरफ देखा है तो 2 बजे बज रहे थे। यहाँ अपना लैपटॉप बंद करके कमरे से बाहर आता है तो पूरे घर की लाइट बंद थी। मैं आज छत पर जाता है तो छत पर भी कोई नहीं था। पूरे गार्डन को स्कैन करता है लेकिन चाहत वहाँ भी नहीं थी। निहार तेरे से नीचे आता है और हाल से बाहर जाने लगता है। तभी निहार की नज़र सीफे पर सो रही चाहत पर जाती है। ये चाहत के करीब जाकर उसके चेहरे को देखा है तो चाहत की गालों पर आंसुओं के निशान थे जो वह अपने माँ पाशा को याद करके बह रही थी। निहार चाहत को गोदी उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर लेटकर अच्छे से ब्लैंकेट से करके चाहत के माथे को चूम लेता है और फिर खुद भी उसके बगल में लेटकर सो जाता है। सुबह 5 बजे चाहत की नींद खुलती है तो खुद को कमरे में पाती है। फिर अपने साइड में देखती है तो निहार उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था। पहली बात चाहत के दिल को शुभ जाती है। चाहत फिर अपने आंसू पहुँचकर वॉशरूम में जाती है, नहाकर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। यह नीचे आकर पूजा करती है, तभी अधिक नीचे आता हुआ दिखता है। चाहत अधिक के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और अधीर की तरफ देखकर कहती है, पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बच्चे, बोलो क्या बात है? पापा, मैं अपनी दादी के पास गांव जाना चाहती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। फिर कल मेरे मन
पापा की बरसी भी है तो क्या मैं जाऊं रे बेटा, इसमें पूछने वाले क्या बात है, आराम से जो बैंक क्यों पापा, और आप मन को भी बता देना मैं अभी निकल रही हूं तो शाम तक पहुंच जाऊंगी। अपने कमरे में वापस चला जाता है और चाहत ऊपर अपने कमरे की तरफ देखकर बाहर निकल जाती है। वह अपने लिए टैक्सी बुक करती है और वहां से स्टेशन की तरफ निकल जाती है। स्टेशन पर पहुंचकर अपने गाँव की टिकट लेती है और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगती है। अभी 5 मिनट हुए थे कि तब तक ट्रेन आ जाती है और चाहत ट्रेन में बैठकर अपने गाँव की तरफ निकल जाती है। जब 6 बजे निहार की नींद खुलती है तो वह दूसरी तरफ हाथ फिरता है तो जगह खाली और ठंडी थी। निहार समझ जाता है कि चाहत उठकर जा चुकी है। फिर निहार बाथरूम में जाकर नहा कर तैयार होकर नीचे आता है तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे। यहाँ चारों तरफ अपनी नजरिया घूमर चाहत को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहत तो ठीक ही नहीं अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी अधीर संजना की तरफ देखकर कहता है, वह मैं तुम्हें बताना भूल गया था। संजना, क्या बताना भूल गए थे आप? वह चाहत अपने गांव चली गई है, बोल रही थी कल उसके माँ पापा की भर्ती है और उसे अपनी दादी की भी याद आ रही थी, इसलिए क्योंकि चाहत में उसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी और उसे पता भी नहीं था कि चाहत का गांव कहाँ है। उसने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं की थी। अपने हर को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों चाहत से वह सारी बातें बोली, लेकिन निहर कुछ नहीं कहता क्योंकि वह घर वालों को शो नहीं करना चाहता था कि उसके और चाहत के बीच में कुछ हुआ है, इसलिए वह सबको बाय बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन अधीर और संजना समझ चुके थे कि चाहत और निहार के बीच जरूर कुछ हुआ है, वरना चाहत अकेले ही अपने गांव क्यों जाती, वह भी अपने माँ पापा की बरसी के लिए। और निहार ने कोई सवाल नहीं किया और नहीं वह उसे छोड़ने गया। यही बात सबको परेशान कर रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। शाम के 5 बजे चाहत की ट्रेन उसके गाँव मथुरा में आकर रुकती है और वह मथुरा स्टेशन पर उतरकर जमीन को छूकर अपने माथे से लगाकर रहती है, वापस आ गई आपकी राधा कान्हा जी। एक बार फिर पूरे मथुरा में उधम मचाने के लिए और वहां से फोटो पकड़ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। जब अपने घर के सामने पहुंचती है तो देखी है वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। अब चाहत का दिलदार की वजह से जोरों से धड़कने लगता है। जब अंदर जाती है तो देखी है उसकी दादी आंगन में जमीन पर लेटी हुई थी और उसके आसपास बहुत सारी औरतें रो रही थी। चाहत के हाथ से उसका बैग छूट जाता है, वह भागकर अपनी दादी के पास जाती है, लेकिन उसकी दादी तो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। बहुत मुश्किल से आसपास की औरतें चाहत को चुप करती हैं। फिर कुछ औरतें अब दादी के क्रियाकर्म के बारे में रहती हैं तो चाहत चुपचाप हर एक नित्य कर्म कर दी जाती है, क्योंकि उसकी दादी का चाहत के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए दादी की चिता को अग्नि भी चाहत को ही देनी थी। इसलिए चाहत अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके जब घर आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह दुनिया में अनाथ हो गई एक बार फिर, और वह अपनी दादी की तस्वीर देखकर धारी मार मार कर रोने लगती है। उसके आसपास जो भी लोग रहते थे वह चाहत के दर्द को समझ सकते थे, क्योंकि सब जानते थे कि चाहत अपनी दादी से कितना प्यार करती है, लेकिन चाहत के दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वही चाहत से मिलो दूर बैठा निहार परेशान हो रहा था, क्योंकि ना तो चाहत का फोन लग रहा था, नहीं उसे पता था कि चाहत कहाँ है और उसका गांव कहाँ है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, निहार को चाहत का कुछ पता नहीं चलता। अब चाहत थोड़ी संभाल चुकी थी, इसलिए वह अधीर के फोन पर कॉल करती है। दूसरी तरफ फुल फैमिली भी परेशान थी। चाहत के बारे में कोई जानकारी न मिलने से तभी अधिकार फोन बजता है। अधिक फोन उठाकर हेलो कहता है तो दूसरी तरफ से चाहत की आवाज आती है, कैसे हो पापा? चाहत की ऐसी आवाज सुनकर अधीर का दिल धक से रह जाता है। संजना अधीर के हैंड से फोन छीन लेती है और फोन को स्पीकर करके कहती है, कहाँ हो तुम चाहत? 3 दिन से तुम्हारा कोई पता नहीं है, तुम्हें पता है हम सब लोग कितनी परेशान हैं। संजना की आवाज़ सुनकर चाहत का बना हुआ सब एक बार फिर टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके इस तरह रोने की आवाज़ सुनकर सारे घर वालों की आंखें नम हो जाती है। 11 अगस्त का पागलपन। रजत का हाथ पकड़कर कहती है, ना मुझे भी दिखा दो रूम कौन सा है, मैं जाकर सो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा ऑस्ट्रेलिया घूमना है। रजत हो बोलकर अक्षरा को उसका कमरा दिखा देता है और खुद बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से बात करने लगता है। सक्षम रजत को पूरी अपडेट दे रहा था और यह भी बता रहा था कि अगस्त में कुछ आदमियों को हायर किया था अक्षरा का किडनैप करने के लिए। रजत डेविल स्माइल के साथ कहता है, उसे जो करना है उसे करने दो, लेकिन हो उसकी पल पल की खबर मुझे मिलनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। नहीं। रजत की धमकी सुनकर सक्षम डर जाता है और वो बस बोलकर दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगता है। अगस्त को नहीं पता था कि उसका ही कोई आदमी रजत से मिला हुआ था और अगस्त की हर एक खबर रजत तक पहुंचा रहा था। रजत कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह
था वह इसके बारे में अभी दुनिया नहीं जानती जी। बिजनेस टाइकून को वह लोग घूमने की कोशिश कर रहे थे, वह आज तक किसी के सामने नहीं आया था, लेकिन बहुत जल्द रजत अगस्त को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि पहले रजत सिर्फ अक्षरा की वजह से अगस्त को छोड़ देता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। रजत अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और कहता है उन्होंने हमारे लिए इतना इंतजाम किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें रिटर्न गिफ्ट देने का, और रिटर्न गिफ्ट तो सस्ता नहीं होना चाहिए ना। और मुस्कुराने लगता है, फिर सामने देखते हुए कहता है बहुत बड़ी गलती की है अगस्त तुमने। तुमने मेरी अक्षरा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे बहकाया, उसकी इंसल्ट की और उसे ट्रक के सामने ठीक किया था, और इसका कामया जाता तुम्हें बताना पड़ेगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में, लेकिन कोई मेरी अक्षरा को, मेरी जान को तकलीफ पहुँचाएगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। और इस बार तुमने सारी हदें पार करती है, तुम मुझसे मेरी जान को छीनना चाहते हो ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब वह मेरी है रजत ओबरॉय की, और रजत ऊपर अपना प्यार किसी को नहीं दे सकता। पहले तुम्हें दिया था क्योंकि मेरी मोहब्बत खुद तुम्हारे पास आना चाहती थी, लेकिन आपको मेरी है, मैं उसे किसी और को दे दूं इतना अच्छा तो मैं नहीं हूं, और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि रजत ओबरॉय चीज़ क्या है। फिर वह वहां से उठकर उसे कमरे में चला जाता है जिस कमरे में अक्षरा सोई हुई थी, जाकर अक्षरा के पास बैठ जाता है और उसके बालों में हाथ फिरते हुए उसके माथे को चुनकर कहता है अब तुम जब मेरी दुनिया में शामिल हो ही गई हो तो अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इतना प्यार और ऐसी लत लगा दूंगा अपने की तुम्हें मेरे सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा और नहीं मेरे से सिवाय कुछ सुनाई देगा। तुम्हें हर पल सिर्फ मेरी जरूरत होगी, तुम सिर्फ मेरी होगी, तुम पर किसी का कोई हक नहीं होगा। देख लिया एक बार तुम्हें किसी और के पास भेज करके क्या हाल हुआ तुम्हारे। अब तुम मेरी दुनिया में शामिल हो चुकी हो, और इस दुनिया में आने का रास्ता तो था लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। जान फिर उसके साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। 14 घंटे बाद रजत का रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर लैंड करता है। वह सोई हुई अक्षरा को अपनी गोदी में उठकर बाहर निकलता है और चारों तरफ से बॉडीगार्ड में उसे कर लिया था। वह भलाए इंडिया में बहुत कम बॉडीगार्ड के साथ रहता था, लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिटी बिल नहीं हुई थी, वरना उसे हर समय 1500 बॉडीगार्ड के साथ रहना होगा। रजत अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठकर अक्षरा को अपनी गोदी में बिठा रखता है और ड्राइवर वहां से गाड़ी ले लेता है। तकरीबन 1 घंटे बाद रजत की कार उसके मेंशन में जाकर रुकती है। यह अंदर जाकर अपने कमरे में जाकर वहां पर अक्षरा को अच्छे से बेड पर लेटकर और ब्लैंकेट से करके बाहर आता है और तैयार होकर अपने ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। अक्षरा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी और कहीं हमारे रजत बाबू अपने ऑफिस पहुंच चुके थे और उन्होंने अपनी ऑफिस की पूरी टीम को इस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला रखा था। वह इस वक्त एक डेविल लग रहा था, एक ऐसा डेविल जिसकी एक नज़र से ही सामने वाले की जान निकल जाती। अगर अक्षरा इस वक्त रजत को देख लेती ना तो उसे हार्ट अटैक ही आ जाता, इतना भयानक लग रहा था। रजत एक बार फिर सब मेंबर्स की तरफ देखकर कहता है जिसने भी यह काम किया है, अगर वह अपने आप मेरे सामने नहीं आया और मैं उसे सामने लेकर आया तो वह इंसान सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके साथ क्या करूंगा, क्योंकि मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से सख्त नफरत है। इसलिए एक लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूं कि जिसने भी यह काम किया है चुपचाप से मेरे सामने आ जाए। रजत की इतनी बार बोलने के बावजूद भी जब कोई सामने नहीं आता तो रजत अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है वीडियो चलाओ। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगती है जिसमें 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, रजत के ऑफिस से सीक्रेट चुरा रहे थे। उसे पेन ड्राइव में करके प्रोजेक्ट के कंप्यूटर कनेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर राइवल कंपनी को भेज देते हैं। जो दोनों उसे वीडियो में थे वह दोनों डर के मारे वही काम पर लगाते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी रजत अपनी जैकेट में हाथ डालकर वहां से बंदूक निकालकर उन दोनों को वही शूट कर देता है और फिर उसे लड़के के सीने पर अपना पैर रखकर कहता है मैंने बोला था ना, मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों से सब नफरत है। अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है पूरा का पूरा स्टाफ बदलो, मुझे पुराना एक बिस्तर मेरी कंपनी में नहीं चाहिए, क्योंकि यह सब के सब धोखेबाज है। और इस बार इसे एक ऐसा बंद साइन करवाना कि अगर कंपनी में कुछ भी इलीगल होता है या यहाँ की इन्फॉर्मेशन बाहर पहुँचती है तो उन लोगों को तुरंत के तुरंत मार दिया जाएगा। इसलिए इस बार मुझे ईमानदार स्टाफ चाहिए, इन जैसे धोखेबाजों की मेरी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे स्टाफ ने एक आवाज़ तक नहीं निकली थी, क्योंकि वह लोग जानते थे रजत कितना बड़ा डेविल है। उसके सामने कोई नज़र उठाकर बात करे ये भी उसको पसंद नहीं था, तो वह लोग आवाज़ कैसे सुन सकते थे। वही रजत का असिस्टेंट भगवान जी की तरफ देखकर कहता है भगवान जी, अक्षरा में जैसी प्यारी सी लड़की को आपने ये खडू सिड्डू दे क्यों दे दिया, उसे प्यारी सी को तो कोई अच्छा सा मिलने वाला था। तभी रजत उसके पास आकर कहता है अगर भगवान से मेरी बुराई हो गई हो तो अपने काम पर ध्यान दो, और एक बात मेरे इस
रूप के बारे में मेरी सोना को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वरना तुम जानते हो ना मैं क्या करूँगा, यह सब कुछ भी पता नहीं चलेगा मेरे को, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा पढ़ना, तुम जानते हो ना। और वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वह अपने पैर पटकते हुए स्टाफ के पास जाकर उनका रिज्यूमेशन लेटर बनाने लगता और वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। वह अपने पैर पटकते हुए स्टाफ के पास जाकर उनका रेजिग्नेशन लेटर बनाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रजत के मेंशन में अक्षरा की नींद धीरे धीरे खुलता है और वह उठकर बैठ जाती है। जब वह अपने सामने एक अजनबी कमर देखी है तो डर जाती है, लेकिन तभी उसे कमरे में पड़ी सी एक फोटो लगी थी जिसमें अक्षरा और रजत शादी के जोड़े में थे। वह देखकर अच्छा समझ जाती है कि यह रजत का कमरा है, इसलिए अब डरना बंद करके पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगती है। वह कैमरा बिल्कुल ऐसा था जैसा अक्षरा ने एक बार बचपन में रजत को बताया था। अक्षरा की आंखें नम हो जाती है। अक्षरा रहती है, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है रजत, मेरे हर एक सपने को जिया है तुमने, और मैं क्या किया, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना लिया, लेकिन वह मैं नहीं थी रजत, वह असली अक्षरा थी। मैं तो आंचल हूँ, अगर मैं पहले ही इस नॉवेल में आ जाती तो शायद अब तक हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और अब मैं अपने रजत को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वह मेरी दुनिया है, मेरी मोहब्बत है, मुझे इतना तो उसे दुनिया में किसी का प्यार मिला था, और इस दुनिया में मेरे पास सब कुछ है, माँ पापा भाई, इतना प्यार करने वाला पति, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अक्षरा कमरे को देखने के बाद वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर लेकर बाहर आती है। तभी उसके दिमाग में खुराफात आती है। वह एक सेक्सी सी नाइटी पहनकर रजत का इंतजार करने लगती है, क्योंकि वह रजत को सजा देना चाहती थी उसे यहाँ अकेले छोड़कर जाने की, लेकिन वह नहीं जानती थी कि रजत होती की सजा उसके लिए घातक होने वाली है, क्योंकि रजत से ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला था। दूसरी तरफ इंडिया में अगस्त को खाया हुआ था, क्योंकि अगस्त को पता चल चुका था रजत अपने साथ अक्षरा को भी ऑस्ट्रेलिया लेकर गया है, और अगस्त्य का प्लान फ्लॉप हो चुका था। और इसी गुस्से में रजत ने अपने असिस्टेंट का सर फोड़ दिया था, क्योंकि वह ढंग से पता नहीं कर पाया था कि रजत अपने साथ अक्षरा को लेकर जा रहा है या नहीं। वही अगस्त के ऑफिस का पूरा स्टाफ डरा हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगस्त के किसी न किसी को अस्पताल पहुंचा ही देता था, इसलिए ऑफिस का स्टाफ अगस्त से बहुत डरने लगा था। पहले भी अगस्त ऐसा ही था, लेकिन पहले वह किसी पर हाथ नहीं छोड़ता था, लेकिन अब तो सामने वाले को सीधा मन ही देता है। और धीरे धीरे अगस्त का स्टाफ नौकरी छोड़ने लगा था, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी थी पैसे से ज्यादा। वही शाम को अगस्त के जब अपने घर पहुंचता है तो देखा है इस वक्त हाल में कोई भी मौजूद नहीं था। तभी पूजा घर से अगस्त की दादी बाहर आती है और अगस्त के पास बैठ जाते हैं और कहती है, ये क्या नाटक का लगा रखा है तूने, मैंने क्या किया दादी, यह स्टाफ के साथ मारपीट करना, ये सब करना, ये सब कैसे शुरू कर दिया तूने, की जानता है ना इससे तेरी इमेज खराब हो जाएगी, क्या है। अगस्त के गुस्से में भरकर अपनी दादी की तरफ देखा है और कहता है, मैं हार नहीं सकता दादी, क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर अक्षरा वापस चाहिए। अगस्त की दादी अगस्त की तरफ नासमझी में देखते हुए कहती है, ये क्या बकवास कर रहा है तू, जब वह तेरे साथ थी, तेरे पास थी, तब तो तुझे उसकी कदर नहीं थी, अब जब वह तुझे तेरी जिंदगी से दूर जा चुकी है तो अब तुझे अक्षरा चाहिए। हाँ दादी, क्योंकि अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं पूर्वी से नहीं अक्षरा से प्यार करता हूँ, और इसीलिए मुझे अक्षरा चाहिए। तुझे क्या लगता है रास्ते की इस दुनिया में सब कुछ तेरी मर्जी से होगा, बहुत तेरी दुनिया से जा चुकी है, जब वह तेरे पास थी तूने क्या किया था उसके साथ, जानता है ना, उसकी जान लेने की कोशिश की थी तूने, और कोशिश में 3 साल कोमा में रही थी। वह 3 साल उसने कैसे गुजरे होंगे ये तो मैं या कोई भी सोच भी नहीं सकता। उन 3 सालों में उसने कितना दर्द सह होगा, कितना तड़पी होगी। तूने एक बार भी उसके बारे में पहले सोचा था? अगर तू एक बार सच्चाई पता करने की कोशिश करता ना तो आज अक्षरा तेरी होती और तुम दोनों अपनी दुनिया में खुश होते। अगस्त्य, तू हमेशा उसे परछाई के पीछे भागता है जो तेरी नहीं हो सकती, जैसे पहले पूर्वी और अब अक्षरा। अगस्त से अपनी जिंदगी में किसी सही लड़की को लेकर अक्षरा तेरी नहीं हो सकती कि वह किसी की पत्नी बन चुकी है। गुस्से में अपनी दादी को धक्का दे देता है और वह सोफे पर जाकर गिरती है। आज उसकी दादी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ही तो अगस्त को ऐसा बना दिया था कि अब उसके लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था। पहले दौलत दौलत, और आज नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचने के चक्कर में गायत्री देवी है अपने पोते को इंसान से जानवर बना दिया था और
ये जानवर आप खुद उनका ही शिकार करने लगा था। अगस्त्य अपनी दादी को धक्का देकर घर से बाहर निकल जाता है। वही दादी एक टकनम से जाते हुए अगस्त की देख रही थी, जिसे एक बार भी पलटकर अपनी दादी की नहीं देखा था। यही ऊपर बालकनी में खड़ी नहीं थी, यह सब कुछ देख रही, पलटकर अपनी दादी को नहीं देखा था। यही ऊपर बालकनी में खड़ी नीति यह सब देख रही थी। अब नीति को अपना भी डर लगने लगा था कि कहीं अगस्त उसे भी किसी दिन धक्के मारकर घर से न निकाल दे। इसीलिए नीति ने कुछ फैसला किया और घर से बाहर चली गई। 1 घंटे की ड्राइव के बाद नीति सात्विक के ऑफिस पहुंच जाती है, पर रिसेप्शन पर जाकर रहती है कि उसे सात्विक से मिलना है, लेकिन फिर सपना स्टोर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि साथ में पहले ही मना कर दिया था कि कभी भी नीति अगर उससे मिलने आए तो उसे अंदर न आने दिया जाए। वही अपने ऑफिस में बैठा सात्विक अपनी गोद में बैठी आस्था को किस किया जा रहा था। तभी सात्विक का फोन बजता है। वह फोन उठाकर बात करता है तो नीचे हो रहे तमाशा के बारे में उसे पता चलता है। सात्विक हैरानी से आस्था की तरफ देखा है तो आस्था करती है क्या हुआ। सात्विक उसे सारी बात बता देता है। आस्था सात्विक की तरह देखकर कहती है जो देखा जाकर कि वह क्यों यहाँ आकर तमाशा कर रही है। साथ में कहता है तुम अंदर कमरे में जो, मैं उसे यही बुला लेता हूँ और तुम ही देखना है, क्योंकि मैं उससे लड़की से अकेले में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। आस्था की बात सुनने के बाद सात्विक रिसेप्शन पर कॉल करके नीति को अंदर भेजने के लिए बोलता है। नीति बहुत ही एटीट्यूड में सात्विक के ऑफिस में आती है और सात्विक के सामने बैठकर रहती है कैसे हो, लेकिन सात्विक में उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और पूछता क्यों आए हो यहाँ, वह बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बिना किसी मतलब के तो यहाँ आ नहीं सकते, तो मतलब बताओ अपना क्यों आए हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो कमेंट करके बताएं क्यों आए हैं नीति सात्विक के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय IG अनलिमिटेड।